अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स 101 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास लेक्चर नंबर 1 to 18 जितने भी लेक्चर्स हैं इनके अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी हैंडआउट्स के अंदर उन तमाम लाइंस को डिस्कस करेंगे और आपके साथ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वो शेयर करूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे पास, तो उनको आपने लाजमी एक दफ़ा देख लेना है। तो ये हैंडआउट्स की बाकायदा वीडियो है, इसके अंदर आपके MCQs भी कवर हो जाएंगे और कुछ शॉर्ट्स भी आपके इजीली कवर हो जाएंगे। बाकी जो इक्वेशंस वगैरह है वो इसके अंदर इतने डिटेल में नहीं बताई गई, तो अगर आपने वो देखनी है समझनी है तो उसके लिए आपने अलग से सर्च कर देना है। बस इसके अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगा जो कि MCQs के अंदर बार बार पूछी जाती हैं और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो भी आपको कुछ पता चल जाएंगे। तो ये ओवरऑल MCQ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी शॉर्ट वगैरह के लिए भी आपकी हेल्पफुल हो सकते हैं ये वीडियो। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 to 18 हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने गौर से देख लेना है हैंडआउट्स के अंदर और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बाकी MCQ की वीडियो आपने देखनी है तो ऑलरेडी अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होगा। फिजिक्स 101 मिड टर्म प्रिपरेशन फॉल 2023 प्लेलिस्ट करके उस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको फिजिक्स 101 से रिलेटेड तमाम प्रिपरेशन की वीडियोस मिड टर्म से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 है और समरी लेक्चर 1 लिखा हुआ है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर सबसे एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पूछा जा सकता है कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स आपने याद रखना है, फिजिक्स एक साइंस है और साइंस काम करती है अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक मेथड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स एक साइंस है और साइंस काम करता है साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग। और साइंटिफिक मेथड क्या है? एक साइंटिफिक मेथड वो है जो कि एक्सेप्ट करता है सिर्फ और सिर्फ रीजंस को, यानी कोई वैलिड रीजन हो, लॉजिक हो, यानी उस चीज के लॉजिक और सेंस बन रहा हो कुछ ना कुछ, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू टेल बिटवीन व्हाट इज साइंटिफिकली करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट। और कोई एक्सपेरिमेंट एविडेंस भी मौजूद हो, यानी आपने उसको उस तरह से परफॉर्म भी किया हो, यानी वो एज अ एक्सपेरिमेंट एविडेंस आपके सामने मौजूद हो ताकि हम साइंटिफिकली उसको करेक्ट कह सके या फिर नहीं कह सके। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं आपके सामने जो है वो साइंटिफिक मेथड कहलाती हैं और साइंस इसी के मुताबिक ही काम करती है। और फिजिक्स भी साइंस है, यानी फिजिक्स एक साइंस है और साइंस काम करती है साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग। और साइंटिफिक मेथड क्या है? वो है एक जो कि रीजन के ऊपर बिलीव करता है, लॉजिक और एक्सपेरिमेंट के ऊपर, उसी के मुताबिक ही फैसला करता है कि भाई ये साइंटिफिकली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, ये आपको पता होनी चाहिए इधर से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास एक थॉट है जो कि समझा जाता है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो चेंज होते हैं, डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो फिजिक्स के लॉज हैं वो चेंज नहीं होंगे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस इज वाई एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन डिफरेंट कंट्रीज बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ऑफ एनी रिलीजन और रेस हैव ऑलवेज लेड द सेम रिजल्ट इफ द एक्सपेरिमेंट हैव डन ऑनेस्टली एंड करेक्टली। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो आपको पता होना चाहिए कि जगह के चेंज होने से फिजिक्स के लॉज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही सेम बॉल अगर आप यहाँ पर मान के चलो लाहौर में खड़े हो तो वहां से ऊपर से फेंक रहे हो किसी चीज को तो वो उतना ही टाइम लेगा। फिर वही सेम चीज आप लोगे किसी दूसरे शहर में चले गए, मान के चलो कराची आ गए, वहां पर भी वही सेम चीज ऊपर से फेंकोगे तो वो भी नीचे जमीन की तरफ ही जाएगी। यानी ग्रेविटी की लॉ जो है वो हर जगह पे वही सेम होगी, जगह से चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे इस चीज का मतलब आप इसी तरह एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो गया आपके पास उसको उसी तरह से ले सकते हो। यानी ये एक थॉट समझा जाता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो चेंज नहीं होते, यानी जगह के चेंज करने से हमारे पास फिजिक्स के लॉज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही काम करेगा। ग्रेविटी यहाँ पे जैसे काम करेगी वैसे ही लाहौर में भी काम करेगी। ऊपर कोई चीज फेंकोगे वापसी नीचे ही आएगी, तो वही सेम चीज यहाँ पे फेंकोगे या वहां पे फेंकोगे, जगह के चेंज करने से कोई फर्क फिजिक्स की जो हमारे पास जो रूल्स हैं यानी फिजिक्स के जो लॉज हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये भी लिखा है कि अगर ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से जिस तरह चीज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसी रिलीजन से हो या फिर किसी भी रेस से हो, यानी किसी मजहब का बंदा हो या जो भी बंदा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उस चीज को ईमानदारी से करे तो फिजिक्स के लॉज आपको हर जगह पे उसी तरह से ही परफॉर्म होते हुए नजर आएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। वी ऑल्सो थिंक दैट द लॉ ऑफ फिजिक्स टुडे आर द सेम एज दे वर इन द पास्ट। और हम एक और चीज जो है वो सोचते हैं, उसके ऊपर बिलीव भी रखते हैं कि जो फिजिक्स के लॉज थे वो आज भी सेम है जिस तरह पिछले जमाने में सेम थे। यानी आइंस्टाइन के दौर में ग्रेविटी जिस तरह काम कर रही थी आज भी उसी तरह से ही ग्रेविटी काम कर रही है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हो गई। 2 पॉइंट्स थे कि जो फिजिक्स के लॉज हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पे हम करेंगे, हर जगह पे वो सेम ही काम करेंगे। उसके बाद जो पिछले टाइम में जो फिजिक्स के लॉस थे आज भी वही फिजिक्स के लॉस काम कर रहे हैं। तो फिजिक्स के लॉस
पिछले ज़माने और अगले ज़माने में सेम है, इसी तरह जगह चेंज करने से भी वो सेम ही होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गए। उसके बाद इस कोर्स के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज दी हुई हैं, इनके डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, और शॉर्ट में भी आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। अब क्लासिक मैकेनिक क्या होता है, तो विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज, जो बॉडीज के मोशन के साथ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस हो, वो क्या कहलाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाती है। और इसके अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज ऑफन कॉल्ड न्यूटोनियन मैकेनिक एज वेल। ब्लैंक के अंदर पूछा जा सकता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक किसे कहा जाता है, तो वो क्लासिकल फिजिक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स को कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यू के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, वूस ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी हाउ चार्जेस बिहेव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मकसद क्या होता है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि भाई चार्जेस किस तरह से बिहेव करते हैं अगर हमको इन्फ्लुएंस अंडर द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रखें, एज वेल एज अंडरस्टैंड हाउ चार्जेस कैन क्रिएट दिस फील्ड। उसके बाद ये भी देखेंगे चार्जेस किस तरह से जो है वो क्रिएट होते हैं इन फील्ड्स के दरमियान। फिर थर्मल फिजिक्स क्या है, इन विच स्टडीज द नेचर ऑफ हीट एंड द चेंजेस। और थर्मल फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि नेचर ऑफ हीट और उसके अंदर जो चेंजेस होती है ऑफ हीट ब्रिंग्स अबाउट इन मैटर। फिर क्वांटम मैकेनिक्स इसी तरह विच प्राइमरी डील्स विद द फिजिक्स ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर आती है, क्वांटम फिजिक्स मैकेनिक्स के अंदर आती है। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे एटम, न्यूक्लियर, क्वार्क्स, ईटीसी, ये एग्जांपल्स भी आपको ऑप्शन के अंदर देके पूछा जा सकता है कि ये हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। ये आपको रटी हुई होनी चाहिए तमाम की तमाम डेफिनेशंस, इनको आपने गौर से देख लेना है, याद कर लेना है। शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 फंडामेंटल डायमेंशन। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम 3 जो है फंडामेंटल डायमेंशंस में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो हो सकता है मास या फिर लेंथ या फिर टाइम। ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट, कि भाई आप बताओ 3 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है जो हमारे पास एक्सप्रेस हम कर सकते हैं इन्हें फंडामेंटल डायमेंशन के थ्रू, इन टर्म ऑफ 3 फंडामेंटल डायमेंशन। तो कौन सी है, नाम बता दो शॉर्ट के अंदर, तो मास, लेंथ, टाइम। एमसीक्यू के अंदर आएगा, आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा है या फिर इनमें से कौन सा नहीं है, तो मास, लेंथ, टाइम दिया होगा, एक चौथा होगा जो कि नहीं होगा, उस पर आपने क्लिक करना होगा। इसी तरह डायमेंशंस पूछी जाती है, और डायमेंशंस किस तरह से फाइंड आउट करनी है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। डायमेंशंस हमारे पास हमने किस तरह से फाइंड करनी है, हर एक की अलग अलग डायमेंशन होती है। अब जैसे स्पीड की हमारे पास क्या है, LT की पावर -1, इसी तरह एक्सीलरेशन की होगी LT की पावर -2। अब इसको रट्टा लगाना है तो आप रट्टा लगा सकते हो, लेकिन अगर इसको समझना है कि किस तरह से करना है तो आप नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ताकि जो भी आपसे डायमेंशन वगैरह पेपर में पूछी जाए तो आप उसका इजीली जो है वो, आपसे जो भी जो है क्वांटिटी पूछी जाए, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाए, स्पीड पूछा जाए, एक्सीलरेशन पूछा जाए, फोर्स, एनर्जी, तो आप उसका इजीली जो है वो डायमेंशन निकाल सको। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हो, मैं आपको वो पैटर्न बता दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15-16 होंगे तो आप हर एक को तो नहीं रट सकते, पूरी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, हैंडआउट्स के अंदर। तो आप उस मेथड को करोगे कि इस तरह से हमने फाइंड करना है, तो इजीली जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम ले लेगा समझाने में। तो स्पीड की क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो। एनर्जी की इसी तरह क्या डायमेंशन है, ml की पावर 2, फिर t की पावर -2। ये किस तरह से निकालनी है आप वो वीडियो देख सकते हो, जब आप नीचे कमेंट में बोल दोगे मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्या है, यू कैन नॉट ऐड क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंट डायमेंशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आप उन क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते जिनकी डायमेंशन डिफरेंट होगी, यानी डिफरेंट डायमेंशन की क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते। तो इसके मुताबिक एक एग्जाम्पल हमारे सामने इन्होंने दी हुई है कि जो फोर्सेस कैन बी एडेड टू फोर्स, यानी फोर्स को हम फोर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसकी डायमेंशन सेम है, लेकिन जब हमारे पास उसी फोर्स को हम ऐड करना चाहेंगे एनर्जी के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बट फोर्स कैन नेवर बी एडेड टू एनर्जी। फोर्स को फोर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं लेकिन फोर्स को एनर्जी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही है कि यू कैन नॉट ऐड क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंट डायमेंशन। तो जिसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी, दैट हैव डिफरेंट, यू कैन नॉट ऐड क्वांटिटीज दैट हैव डिफरेंट डायमेंशन, यानी उन क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते जिनकी डायमेंशंस डिफरेंट हो। फोर्स को फोर्स में ऐड कर सकते हैं और फोर्स को एनर्जी के अंदर ऐड नहीं कर सकते। यहाँ से चीज क्लियर हो गई। अ फॉर्मूला इज डेफिनेटली रॉन्ग इफ द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द इक्वल साइन आर डिफरेंट। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डेफिनेटली रॉन्ग होगा अगर हमारे पास जो डायमेंशन लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट और राइट साइड पे जो है वो डिफरेंट होगी। यानी लेफ्ट साइड पे जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे कोई डायमेंशन लिखी हुई है, फिर इक्वल के राइट पे डायमेंशन लिखी हुई है, अगर वो दोनों जो है वो डायमेंशन डिफरेंट होंगी तो हमारे पास क्या होगा,
वो रॉन्ग समझा जाएगा, वो फॉर्मूला क्या समझा जाएगा, रॉन्ग समझा जाएगा। तो आपसे इसमें यही पूछा जा सकता है, अगर डायमेंशन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल के डिफरेंट है दोनों, तो इसी सूरत में जो फॉर्मूला है वो क्या समझा जाएगा, राइट समझा जाएगा, फिर रॉन्ग आप बोलोगे रॉन्ग समझा जाएगा। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास ये 6 के अंदर हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है चैप्टर नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 के अंदर, जो कि वी कैन यूज डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज कर सकते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कैन यूज डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर द सेम फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते हुए सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं डिफरेंट यूनिट्स को। जैसे एग्जांपल दी हुई है, यू कैन मेजर द मास इन यूनिट ऑफ केजी, पाउंड्स आर इवन इन शेयर इन चटक। तो ये हमारे पास के हम जो है मास को मेजर कर सकते हैं, जिस तरह से किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, पाउंड्स में भी कर सकते हैं, शेयर और चटक में भी कर सकते हैं। तो ये चारों नाम भी आपको याद होने चाहिए कि किस किस में हम जो है वो किलो मास को जो है वो मेजर कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर अलग से आपसे पूछा जा सकता है। ये दो नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक ने सुने नहीं होंगे, तो ये जबरदस्ती एमसीक्यू के अंदर घुसेड़ देंगे। इन दिस कोर्स वी शैल ऑलवेज यूज द MKS मेट्रो किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और हमने कौन सा सिस्टम यूज करना है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हमने हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग कौन सा सिस्टम यूज करना है। तो हमने MKS या फिर मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, तो हमने MKS सिस्टम यूज करना है। MKS सिस्टम और इसकी फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होगी हमारे पास। ये आपने यहाँ से चीज याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है, अ गुड साइंटिस्ट फर्स्ट थिंक ऑफ द लार्जर पिक्चर एंड देन ऑफ द फाइनर डिटेल्स। तो एक अच्छा साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले वो सोचता है लार्जर पिक्चर, यानी इसके रिजल्ट्स के बारे में सोचता है कि इसका आगे मुझे क्या क्या चीजें करनी है, इसके बाद में क्या फायदा होगा, इसके बाद क्या नहीं होगा, तो उसके बारे में वो पहले सोचता है। देन उसके बाद वो जो है छोटी छोटी चीजों पे काम करता है कि इसके बाद अब इसको हासिल कैसे करना है। तो फाइनर डिटेल्स पे हमने बाद में काम करना है। फाइनर मतलब छोटी डिटेल्स पर पहले हमने सोचना है इसकी डिटेल में कि आगे क्या होगा, इस तरह होना भी होगा भी या फिर नहीं होगा, ये चीजें होंगी नहीं होंगी, एट लास्ट यानी रिजल्ट क्या बनेगा। देन उसके बाद हमने उसकी छोटी चीजों के ऊपर जाना होता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है xt इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड इट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट अ टाइम। तो xt क्या है हमारे पास, ये एक डिस्प्लेसमेंट है और ये डिनोट करता है किसी भी बॉडी की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, यहाँ से अगेन इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव देन द बॉडी इज टू द राइट। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो बॉडी कहाँ पे होगी, राइट साइड पे होगी ऑफ द चूजन ओरिजिन। लेकिन अगर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है वो कहाँ पे होगी, लेफ्ट पे होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो बॉडी है वो राइट साइड पे है, अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपने याद रख लेने हैं। उसके बाद क्या है, बॉडी इज मूविंग विद एवरेज स्पीड। अगर बॉडी किसी भी एवरेज स्पीड के साथ मूव कर रही है, और वो एवरेज स्पीड कुछ भी हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, बस वो एक एवरेज स्पीड है जिसके साथ बॉडी मूव कर रही है, जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है v। देन इन टाइम t इट विल कवर अ डिस्टेंस। इसके बाद हमारे पास बोल रहे हैं कि ऐसी सूरत में जो टाइम जो है हमारे पास कितना लेगी, इट विल कवर अ डिस्टेंस, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो हमारे पास टाइम होगा उस सूरत के अंदर एवरेज स्पीड के साथ कोई चीज मूव कर रही है और उसका जो टाइम है उसको t से डिनोट किया गया है, उस ऐसी सूरत में हमसे पूछा जा रहा है कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो ये क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वो d इक्वल टू vt, यानी डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी और टाइम। तो v हमारे पास क्या एवरेज स्पीड है और t हमारे पास टाइम है, यानी वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना जो कि जहाँ पे एवरेज स्पीड हो और उसके साथ टाइम हो, तो वो हमारे पास जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, d इक्वल टू vt जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। और ये d इक्वल टू vt कैसे आएगा, तो ये v एवरेज स्पीड यहाँ पे आ गया, v इक्वल टू d अपॉन टी था। अब ये d अपॉन टी था यहाँ पर, तो d तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, ये नीचे जो t है ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो vt इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो vt इक्वल टू d हो जाएगा, और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं d इक्वल टू vt। तो यहाँ पर इसी तरह से आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर बॉडी एवरेज स्पीड के साथ मूव कर रही है और टाइम t है, देन इट विल कवर अ डिस्टेंस, तब इसी सूरत में जो वो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना होगा, d इक्वल टू vt, यानी एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस हमारे सामने मौजूद हो जाएगा। उसके बाद ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, और फॉर्मूला से रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि इसके अंदर किस तरह से फॉर्मूलाज को हमने जो है वो लिखना है, कितने कौन कौन से फॉर्मूलाज हमारे पास मिड टर्म के अंदर इंक्लूडेड है, उनके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हो ताकि वो फॉर्मूलाज वहां पर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं अलग से।
Here delta x and delta t are both small quantities that tend to zero but their ratio v does not. तो हमारे पास क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपके पास ये जो dx अपॉन dt दे सकते हैं कि v इक्वल टू dx अपॉन dt. अब बताओ ये दोनों स्मॉल क्वांटिटीज है, दे टेंड्स टू जीरो बट देयर रेशियो v, तो उसका रेशो क्या होगा नहीं होगा या क्या होगा. तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि देयर रेशो v डज नॉट, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी जो है ये कौन सी क्वांटिटीज है, स्मॉल क्वांटिटीज है, लार्ज क्वांटिटी है, फिजिकल है, वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ भी ऐसा घुमा के पूछ सकते हैं. तो आपने क्या बोलना है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा टी क्या है, दोनों स्मॉल क्वांटिटीज है जो यहाँ पर गिवन है, जो कि जीरो की तरफ टेंड करती है, लेकिन इनकी जो रेशियो है वो नहीं करेगा. तो डज नॉट आपने लिख देना है. उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. अब यहाँ पे जो डेल्टा वी और डेल्टा टी है एक्सीलरेशन के केस के अंदर, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के केस के अंदर ये दोनों स्मॉल क्वांटिटीज है जो कि जीरो को टेंड करती है. सही बात है. हमारे पास ऊपर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी उसके अंदर भी दोनों क्या कर रहे थे, स्मॉल क्वांटिटीज थी और टेंड कर रहे थे जीरो की तरफ. लेकिन हमारे पास क्या था, देयर रेशियो ए इज नॉट जीरो. इसी तरह बट देयर रेशियो वी डज नॉट, तो रेशियो वी जो है वो नहीं कर रहा था. इसी तरह यहाँ पर एक्सीलरेशन ए जो है वो भी नॉट जीरो है, यानी वही सेम बात है. जहाँ पे डज नॉट था यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट जीरो. जीरो नहीं है और यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि रेशियो वी डज नॉट, यानी रेशियो वी जीरो के नहीं करता टेंड, यानी नॉट जीरो है इन जनरल. नेगेटिव एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है. अब यहाँ तक दोनों चीजें क्लियर हो गई. ये कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे पास ये पॉइंट, बस पता होना चाहिए आपको कि ये डेल्टा वी डेल्टा टी स्मॉल क्वांटिटी है जो कि जीरो की तरफ टेंड करती है, और इसके साथ जो हमारे पास ए है वो नहीं करेगा, यानी वो नॉट जीरो होगा. इसी तरह नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हमारे पास डेसिलरेशन कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए. उस डेसिलरेशन के साथ साइन नेगेटिव लगता है. द स्पीड ऑफ अ डेसिलरेशन, बल्कि ये बता देता हूँ कि हमारे पास डेसिलरेशन किसे बोलते हैं. तो डेसिलरेशन हमारे पास क्या होता है, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होती है उसको हम डेसिलरेशन बोलते हैं. पता कैसे चलेगा, अगर किसी भी एमसीक्यू के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर डेसिलरेशन का वर्ड दे दें, डेसिलरेशन का वर्ड दे दिया तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो डेसिलरेशन की बात हो रही है, सिंपल सा लिख देंगे. लेकिन अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव में दी हुई है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ बॉडी मूविंग विथ एक्सीलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका मतलब होगा ये जो एक्सीलरेशन दी हुई है ये डेसिलरेशन के बारे में बात हो रही है. जब नेगेटिव आ जाएगा तो डेसिलरेशन के बारे में बात हो जाएगी ऑटोमेटिक. द स्पीड ऑफ डेसिलरेटिंग बॉडी डिक्रीजिंग विथ टाइम, जो स्पीड होती है किसी भी डेसिलरेटिंग बॉडी की वो डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पीड होती है किसी भी डेसिलरेटिंग बॉडी की वो डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. नेक्स्ट क्या है, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड अ बॉडी दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वी इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम. तो ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है और वो बॉडी जो कि रेस्ट के साथ स्टार्ट होती है, इसी सूरत में जो टाइम है वो 0 है. जो हमारे पास v होता है वो इंक्रीज होता है. किस तरह इंक्रीज होता है, लीनियरली होता है, वॉल्यूमेट्रिक होता है, या क्या होता है हमारे पास. तो लीनियरली हमारे पास जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो v इंक्रीज होता है और v प्रोपोर्शनल टू t होता है. और जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक आता है इक्वल टू और दूसरा आता है कांस्टेंट. तो ये v इक्वल टू AT हमारे पास हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये दोनों आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं. तो ऐसी सूरत में v किसके प्रोपोर्शनल होगा, या फिर बताओ क्या होगा, v प्रोपोर्शनल टू t होगा, v इक्वल टू AT होगा. v जो है वो इंक्रीज होगा लीनियरली, किसके साथ होगा, लीनियरली होगा या फिर नहीं होगा. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर. अब वेक्टर क्या चीज है, अ क्वांटिटी दैट हैज साइज एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर. अब वेक्टर की सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि वेक्टर क्या होता है कि वो क्वांटिटी जिसका साइज हो उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी हो. अ क्वांटिटी दैट हैज साइज एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर. तो जिसकी साइज होगा और इसके साथ उसकी डायरेक्शन होगी तो वो वेक्टर कहलाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल इसी तरह जो विंड है विद सम स्पीड एंड इन सम डायरेक्शन. तो विंड होती है, हम बोल रहे हैं कि समुद्री हवाएं कराची की तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो स्पीड के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. स्पीड किस चीज को शो कर रहा है कि जो विंड है वो किसी खास डायरेक्शन यानी कराची की तरफ जो है वो हवाएं आ रही हैं. तो ये किसको शो कर रहा है कि स्पीड के साथ आ रही है, विद सम स्पीड. तो ये क्या है, इसकी कोई खास साइज है और किस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ आ रही है. तो सो द विंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर. तो विंड की वेलोसिटी वो क्या है, वो स्पीड है. विंड की वेलोसिटी वो क्या होगी, वो वेक्टर होगी. नेक्स्ट क्या हमारे पास, इन वन डायमेंशन अ वेक्टर हैज ओनली वन कंपोनेंट. आपसे ये पूछा जा सकता है, सिंपल सी चीज है, बस आपसे पूछी जा सकती है कि एक डायमेंशन हमारे पास अगर होगी यानी वन डायमेंशन जब होगा तो तब वेक्टर, इसी सूरत में जो वेक्टर होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट होगा यानी एक्स कंपोनेंट.
लेकिन जब ये 2 डायमेंशन की बात हो रही होगी तब वेक्टर के पास कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। 2 डायमेंशन में 2 कंपोनेंट होंगे एक्स एंड वाई। और जब ये डायमेंशन 2 से बढ़ के 3 हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में जो कंपोनेंट्स होंगे वो तीनों एक्सिस पे होंगे, यानी एक्स एक्सिस पे भी होंगे, वाई पे भी होंगे, जेड पे होंगे। तो इसी तरह आपने सिंपल सी चीज़ है, जब एक डायमेंशन होगा तो एक कंपोनेंट, 2 डायमेंशन होंगे तो 2 कंपोनेंट एक्स एंड वाई, जब 3 डायमेंशन होंगे तो ऐसी सूरत में जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलोंग द तीनों एक्सिस होंगे, यानी एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, 2 वेक्टर को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि 2 वेक्टर्स को हम टुगेदर ऐड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी ऐड कर सकते हैं, इसी तरह हम 2 वेक्टर्स को अलजेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड ज्योमेट्रिकली, अलजेब्रिकली, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस, या कुछ भी दे सकते हैं। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 2 वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड ज्योमेट्रिकली या फिर अलजेब्रिकली। नेक्स्ट क्या है, वी कैन टेक एनी वन वेक्टर, मूव इट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन सो दैट बोथ वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड देन मेक अ पैरेललोग्राम। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या बनाएगा जब हम किसी भी एक वेक्टर को उठाते हैं और उसको मूव करते हैं, मूव इट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और उसको मूव करते हैं उसके डायरेक्शन को चेंज किए बगैर। तो इसी सूरत में जो दोनों वेक्टर्स होंगे जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, तो वो पैरेललोग्राम बनाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्या पॉइंट पूछा जा रहा है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज द डैश। ये एक अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि जो डायगोनल होगा किसी भी पैरेललोग्राम का हमारे पास क्या कहलाता है, उसका रिजल्टेंट कहलाता है। और ये आपका उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि C = A + B। तो हमारे पास जो डायगोनल होता है किसी भी पैरेललोग्राम का वो हमारे पास क्या होता है, उसका रिजल्टेंट कहलाता है वो। नेक्स्ट क्या हमारे पास, हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि 2 वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली भी ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं। आगे क्या पॉइंट है, इन दिस केस वी सिंपली ऐड द कंपोनेंट ऑफ 2 वेक्टर्स अलोंग ईच एक्सिस सेपरेटली। तो ये कुछ खास लाइन नहीं लिखी हुई, बस इसको आपने याद रखना है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं। जब हमने अलजेब्रिकली ऐड करना होगा तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है, वी सिंपली ऐड द कंपोनेंट ऑफ 2 वेक्टर अलोंग ईच एक्सिस सेपरेटली। तो इसी सूरत में हम जो है सिंपली ऐड करते हैं कंपोनेंट्स को 2 वेक्टर्स के अलोंग ईच एक्सिस सेपरेटली, हर एक एक्सिस में अलग अलग ऐड करते हैं। अब एक्स कंपोनेंट में मान के चलो ये 2 चीज़ें, तो इसको इस तरह लिख देते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर जब दूसरे एक्सेस के अंदर जितने भी हैं वो लिख देंगे, फिर उसके बाद जो है उसके बाद प्लस लगा के अगर मजीद एक्सेस होगा तो उस तरह से, यानी अलग अलग वेक्टर्स को अलग अलग एक्सेस में सेपरेटली जो है वो ऐड करते हैं, यानी इस तरह से हम अलग अलग लिखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 यानी लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास, द डेरिवेटिव शोज हाउ फास्ट अ फंक्शन चेंजेस व्हेन इट्स आर्गुमेंट इज चेंज। जो डेरिवेटिव है कौन शो करते हैं हमारे पास कि कितना तेज जो हमारे पास कोई भी फंक्शन चेंज होगा जब किसी आर्गुमेंट को हमने चेंज किया, तो वो कौन शो करवाता है, वो डेरिवेटिव शो करवाता है। नेक्स्ट क्या एक पॉइंट लिखा हुआ है, रिमेंबर दैट फॉर f(x) वी से दैट इफ f इज अ फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द आर्गुमेंट x। तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो f(x) हम क्वेश्चन में दे देंगे, बोलेंगे आप बताओ अभी इसमें जो f है वो फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, तो वो डिपेंड कर रहा है अपॉन द आर्गुमेंट x के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है। फंक्शन f जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, फंक्शन डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी रिटन एज f(x)। तो फंक्शन जो है हमारे पास वो हमेशा जो है हम f(x) की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x को बाहर लिख दिया, t को अंदर लिख दिया, ये भी एक फंक्शन कहलाएगा। इट टेल अस वेयर अ बॉडी इज एट डिफरेंट टाइम। ये हमें ये बता रहा है कि बॉडी हमारे पास किसी डिफरेंट टाइम्स में, वेयर इट टेल्स अस वेयर अ बॉडी इज एट डिफरेंट टाइम। ये हमें बताता है कि बॉडी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिफरेंट टाइम्स के मुताबिक। नेक्स्ट अगेन ये इक्वेशंस वगैरह हैं, इनको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको मैं डिटेल में नहीं समझा सकता, ये मुझे समझ में खुद नहीं आएगी। इसको आपने खुद डिटेल में देख लेना है कि डेरिवेटिव xt विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से हमने डिफाइन करना है। इससे रिलेटेड आपने डिटेल में यूट्यूब पर वीडियोस देख लेनी है अगर किसी ने ये डेरिवेशन वगैरह समझाइए, क्योंकि इनसे आपकी काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ से भी बन सकते हैं। तो डेरिवेशंस का आपने खुद चीज़ें देख लेनी है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइन्स बतानी है जो कि आपके पास पूछी जा सकती है एमसीक्यू के अंदर, और आपके काफ़ी सारी चीज़ें 70% यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। रिमेनिंग जो है वो इन पॉइंट से आ सकता है। ये जो डेरिवेशन टाइप दिए हुए हैं इनको आपने समझना होगा, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये सारे रटने वाले पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हैंडआउट्स के थ्रू।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑल्सो नोट दैट, सबसे पहले जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पर पता नहीं इन्होंने किस सूरत में लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, आपने इसको इग्नोर कर देना है। बस ग्रेविटी की वैल्यू आपने याद रखनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ऑल्सो नोट दैट इफ वी मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड अप देन द एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव। यहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई बताओ, अगर हम जो है नोट करो इस एक चीज को कि इफ वी मेजर डिस्टेंस, आपसे इस तरह से तो नहीं पूछेंगे, आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई अगर हम डिस्टेंस को मेजर करना चाह रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड अप, यानी ग्राउंड से ऊपर से, यानी ऊपर से हम किसी भी चीज की डिस्टेंस को अगर जो है वो काउंट करना चाहेंगे, तो ऐसी सूरत में जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। मान के चलो कोई चीज यहाँ पर है, हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका, अब हमने यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जमीन से ऊपर की तरफ इसका डिस्टेंस कितना है। तो ऐसी सूरत में ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मौजूद है। अगर हम ऊपर मौजूद होते और ऊपर से नीचे की तरफ काउंट कर रहे होते तो तब ग्रेविटी क्या होती, तब ग्रेविटी पॉजिटिव होती। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, हम ग्राउंड पे मौजूद है और हम इस चीज की जो ग्रेविटी है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि ऊपर की तरफ जो चीज जा रही है, जो कि जमीन से काफी ज्यादा ऊपर है, यानी मान के चलो इस जगह पर है। तो ऐसी सूरत में जो इसकी ग्रेविटी होगी ये क्या होगी, ये नेगेटिव 9.8 होगी। नेगेटिव 9.8 क्यों होगी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कोई फोर्स लगी होगी, किसी चीज ने इसको रोका होगा, जैसे एरोप्लेन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, या कोई रॉकेट हो गया तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस सूरत में उसको क्या करनी पड़ती है, एक कंप्लीट फोर्स लगानी पड़ती है, यानी एक्सीलरेशन उसकी लगती है, बूस्ट होता है तो तभी ऊपर की तरफ जाता है, यानी एक फोर्स लगती है नीचे से ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए। और यही सेम चीज अगर आप ऊपर से फेंकोगे तो कोई उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सीलरेशन कोई भी किसी भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से दिखा दो, नीचे गिरा दो, खुद ब खुद ही ग्रेविटी खींच लेगी अपनी तरफ। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाओगे तो अपनी फोर्स लगानी पड़ेगी, सारी चीजें लगानी पड़ेगी, और तब ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -9.8 हो जाएगी। ये आपसे वैल्यू भी पूछी जा सकती है, देन द एक्सेलरेशन वुड बी डैश नेगेटिव -9.8, मतलब या तो नेगेटिव पूछेंगे या फिर आपसे पूछेंगे कि देन ग्रेविटी की एक्सेलरेशन क्या होगी, 9.8 होगी, -9.8 होगी, या फिर क्या होगी। तो आपने याद रखने वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज जाएगी और हमने मेजर करना है डिस्टेंस ऊपर की तरफ, ग्राउंड अप, यानी ग्राउंड से ऊपर की तरफ, ऊपर कितना भी ऊपर है हमें वो चीज नहीं बताई, बस ग्राउंड से ऊपर की तरफ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस सूरज में ग्रेविटी क्या होगी, वो अगेंस्ट होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट ये चीज है हमारे पास, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, वो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर ए एंड बी को हमने डिफाइन करना है, तो ए एंड बी किसके इक्वल होता है, ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है। और ये भी आपसे ड्राइव करने के लिए पूछा जा सकता है शॉर्ट के अंदर। इसको आपने यूट्यूब पर जाकर सर्च कर देना है, हर एक चीज मैं नहीं बता सकता यहाँ पर, हो सकता है मैं खुद अलग से इसके ऊपर वीडियोस बना लूँ इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोई इतना ज्यादा डिटेल में कोई खास चीज नहीं है, इसको हर कोई कर सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट डेरिवेशन में ना के बराबर है वो ये इस तरह के सवाल इजीली कर सकता है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। यूट्यूब पे सर्च करो, 5 मिनट की वीडियो के अंदर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह ए डॉट बी इक्वल टू बी ए कोस थीटा को हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या होगा, तो ये भी आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। जब प्रोजेक्शन ऑफ बी होगा ए के ऊपर तो तब क्या होगा आंसर, तो ये चीजें आपसे जो है वो पूछी जा सकती हैं, तो इनको आपने याद रख लेना है। तो ए डॉट बी ए बी कोस थीटा के अंदर इक्वल होता है। ये कब होता है हमारे पास, जब स्केलर प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स के हमारे पास जो स्केलर होते हैं, सॉरी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है किसी भी दो वेक्टर का ए एंड बी, उसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ए एंड बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। यू कैन थिंक ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, फिर कोस थीटा अलग लिख दिया उन्होंने। ए जो है हमारे पास यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है, ए के लेंथ को शो कर रहा है, यानी ए किसको शो कर रहा है, लेंथ ऑफ ए को शो कर रहा है। बी कोस थीटा किसको शो कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जो बी की प्रोजेक्शन है उसको शो कर रहा है ए के ऊपर। तो जब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होगा तो तब आपने क्या लिखना है, ए बी कोस थीटा को लिख देना है। सही है, ए डॉट बी यानी ए बी कोस थीटा लिख देना है आपने। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब ए डॉट बी इक्वल टू बी ए कोस थीटा होगा तो इसी सूरत में जो बी है वो किसको शो कर रहा है, लेंथ ऑफ बी को शो कर रहे हैं। ए कोस थीटा किसको शो करेगा, यहाँ पर ए कोस थीटा शो करेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आपसे एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाई आप बताओ, अब बताओ, ये फॉर्मूला ही लिख देंगे पेपर के अंदर, ये फॉर्मूला लिख देंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला लिखा। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या हो रही है, यानी ए की प्रोजेक्शन बी पे क्या हो रही है या फिर बी की प्रोजेक्शन हो रही है।
ये फॉर्मूला लिखा यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन के अंदर, बस ये लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। ऑप्शन के अंदर 1 लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ये ऑन ये, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसी तरह दूसरा ऑप्शन लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। आपने बताना है इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर किसकी प्रोजेक्शन हो रही है। तो याद रहे जो पहली वैल्यू लिखी हुई है बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी की प्रोजेक्शन हो रही है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो आप क्या लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यही चीज दोबारा से पूछी जा रही है, बी इधर आगे, इसको तो इग्नोर कर दो। यहाँ जो चीज लिखी होगी कोस थीटा के साथ प्रोजेक्शन यहाँ पर बात होगी। अगर ए लिखा हुआ है तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए किसके ऊपर होगा, बी के ऊपर होगा। तो दूसरे इस तरह से अगर ये फॉर्मूला लिख के दे दें तो तब आप क्या लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस सिचुएशन में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इस सिचुएशन के अंदर। दोनों चीजें समझ आ गई। इस तरह से प्रोजेक्शन के रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिमेंबर दैट फॉर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए आपने एक चीज याद रखनी है कि आई डॉट आई जो है, जे डॉट जे जो है और 1 के इक्वल होगा, यानी जो सेम वेक्टर्स होंगे यूनिट वेक्टर्स होंगे। यूनिट वेक्टर किस तरह से हम किसी चीज को बोलते हैं, जब इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज जो लगी होगी, यानी ये जो टोपी पहनाई गई है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो जब यूनिट वेक्टर जो सेम होते हैं हमारे पास, उनको ऐड करते हैं, यानी जैसे आई डॉट आई हो गया, जे डॉट जे हो गया, जेड डॉट जेड हो गया, ये तो ये किसके इक्वल होते हैं, ये 1 के इक्वल होते हैं। लेकिन जब हम जो है यूनिट वेक्टर को मुख्तलिफ उसके साथ ऐड करते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई डॉट आई की जगह हमने लिख दिया आई डॉट वाई, आई डॉट जे, तो तब हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, तब ये 0 के इक्वल होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर जब सेम होते हैं, सेम को हम जो है डॉट में लिखते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। अदरवाइज जब डिफरेंट कर देते हैं तो वो क्या किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट आ गया लेक्चर नंबर 4। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमारे पास एंशंट और मॉडर्न व्यू के बारे में बात हो रही है, न्यूटन्स के लॉ के बारे में बात हो रही है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ तक जितनी भी चीजें देखी वो सारी की सारी क्या थी, इम्पोर्टेंट चीजें थी। इनमें काफी सारी चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो एंशंट व्यू क्या है, यानी पुराने जमाने के जो लोग हैं, यानी पुराने जो ख्यालात हैं, उनका क्या जो है व्यू था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो चीज दी हुई है ये क्या था, ये एंशंट व्यू था या फिर मॉडर्न व्यू था। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल व्यू कितने हैं, एंशंट भी है, मॉडर्न भी है, कौन कौन से व्यू कितने हैं। तो 2 व्यू है, एंशंट है, दूसरा है मॉडर्न। अब एंशंट व्यू क्या है, मॉडर्न व्यू क्या है, इनको डिटेल में देखते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टॉप इफ दे आर इन मोशन। तो ओल्ड यानी पुराने ख्यालात क्या थे हमारे पास कि जब ऑब्जेक्ट स्टॉप करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट टेंड टू स्टॉप इफ दे आर इन मोशन, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप समथिंग मूविंग। अगर कोई चीज हमारे पास हमने स्टॉप करवानी है, अगर वो मोशन के अंदर है, तो हमारे पास एक फोर्स रिक्वायर्ड होगी ताकि हम किसी भी चीज को जो है वो if object tend to stop if they are in motion, force is required to keep something moving. This was a natural thing to believe in because we see object stop moving after some time. Frictionless motion is possible to see other in rather special circumstances. यहाँ पे क्या हो रही है हमारे पास, ये बोल रहे हैं कि एक नेचुरल चीज थी हमारे पास, इसके ऊपर बिलीव करना कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो कुछ टाइम बाद जो है वो अपनी मूवमेंट को जो है वो स्टॉप कर देता है कुछ टाइम बाद। और ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह किसी बॉल को आप फेंक रहे हो, जमीन के ऊपर फेंका, तो वो कुछ टाइम बाद जो है वो खुद ब खुद ही स्टॉप हो जाएगा। यानी हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसके बाद क्या हुआ, एक ही दफा उसको छोड़ दिया, फिर वो चलता जाएगा और जब वो जाके खुद रुक जाएगा। यहाँ पर उस चीज के बारे में एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। तो ये एक एंशिएंट व्यू था। अब मॉडर्न व्यू को पढ़ते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। मॉडर्न व्यू क्या है, ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन देयर इनिशियल स्टेट, force is required to change its motion, resistance to change in motion is called inertia। तो पहले क्या था हमारे पास, किसी चीज को अगर आपने दे दिया, धक्का दे दिया या जो भी दे दिया, तो वो चलता जाएगा। we should see the object stop moving after some time, यानी कुछ टाइम बाद जो है वो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ही रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट, ऑब्जेक्ट एंड टू रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स मोशन। अगर हमने किसी चीज के मोशन को चेंज करना है तो हमें क्या चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे पास, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज मोशन। मोशन को चेंज करना है हमारे पास तो क्या रिक्वायर्ड होगी, फोर्स रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा टेंड टू स्टॉप इफ दे आर इन मोशन। अगर कोई भी चीज मोशन के अंदर है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है उसको स्टॉप कर देगा, उसी सूरत में हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड होगी ताकि हम उस चीज को जो है वो मूव करते रहें, यानी मूव होता रहे।
ये क्या थी, नेचुरल थिंग थी, इसके ऊपर बिलीव करना। एज वी सी ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग आफ्टर सम टाइम, ये एक नेचुरल चीज है, हमारे पास कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ही रुक जाता है, तो हमारे पास एक फोर्स चाहिए होती है ताकि उस चीज को हम जो है वो कंटिन्यूस मूव करते रहें, कंटिन्यूस चलता रहे। तो कंटिन्यूस चलने के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक नेचुरल चीज थी कि हमारे पास जो भी चीज मूव कर रही है तो उसने कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाना है। जैसे बॉल को हम फेंक रहे हैं तो वो जमीन के ऊपर होता है कि सीधी जमीन है, ऊपर नीचे है, तो वो उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है, और एक टाइम आएगा ऐसा कि वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में उसको घुमाते रहना, यानी उसको रनिंग पोजीशन में रखते रहना, मोशन के सूरत में रखते रहना, उसको हमने हमारे लिए उसके लिए क्या चाहिए होगा, फोर्स चाहिए होगा, ताकि हम उसको कीप ऑन मूविंग रखते रहें, यानी मूव करने के लिए रखते रहें। इस मॉडर्न व्यू के मुताबिक क्या था, ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन देयर इनिशियल स्टेट, यानी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट के अंदर है वो इसी स्टेट के अंदर ही रहेगा। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज मोशन, यानी फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसके मोशन को चेंज करने के लिए। रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, वो रेजिस्टेंस जो हम चेंज करते हैं मोशन को वो इनर्शिया कहलाता है। ज्यादा इनर्शिया का मतलब क्या है, इट इज हार्डर टू मेक बॉडी एसिलरेट या फिर डिसिलरेट। तो हमारे पास ज्यादा इनर्शिया का मतलब क्या होगा कि हमारे पास क्या है, हार्डर है कि बॉडी को एसिलरेट कर सके या फिर डिसिलरेट कर सके। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है, और उसके बाद हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ के रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं। अगेन यहाँ पे बता दूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। अभी बता रहा हूँ, इनको आपने डिटेल में देख लेना है। अच्छा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये तीनों लॉज आपने डिटेल में देख लेना है। इससे रिलेटेड आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कर लेने की न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होती है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होती है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होती है। बहरहाल हमारे पास जो फिजिक्स 101 है, इससे रिलेटेड अगर ये शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपसे ये पूछा जाता है कि न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी। बस ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं न्यूटन से रिलेटेड, लेकिन अब आपको इसकी डिटेल में सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि न्यूटन फर्स्ट टू थर्ड लॉ क्या क्या चीजें थी, किस तरह से हमारे पास होती हैं। बहरहाल आपको चीजें पता भी होंगी, बस आपने एक दफा लाजमी देख लेना है, इसको अच्छे से देख लेना है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो रिमेन रेस्ट होगा या फिर मूव करेगा किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। यानी हमारे पास अगर हमने किसी चीज को कोई स्पीड में रख दिया और उसको छोड़ दिया तो वो उसी स्पीड के साथ मूव करेगा, यानी वो कांस्टेंट स्पीड के साथ यानी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही है, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, वो बाद में देखेंगे। स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, उसकी कांस्टेंट होगी, सेम होगी, अनटिल और अनलेस हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। यानी अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई तो वही उसी सेम रिदम के साथ चलता रहेगा। जैसे कोई नालायक स्टूडेंट है, वो अपने रिदम में चल रहा है तो उसी तरह से ही चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई यानी टीचर मुसल्लत ना कर दो, उसको समझाने वाला कोई ना मौजूद हो। इसी तरह कोई गाड़ी ले लो, उसको एक स्पीड के साथ छोड़ दिया, अगर चीजें सारी सेम है, उसी कंडीशन के मुताबिक है, उसको आपने छोड़ दिया तो वो उसी स्पीड के साथ मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी की सूरत में भी हो सकती है, जमीन को ऊपर नीचे होना, तो वहां से उसकी स्पीड बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो चीज जब तक ना लगे तब तक वो उसी स्पीड के साथ ही मूव करती रहेगी। या फिर आपने खुद रेस दे दी और स्पीड बढ़ा दी तो तब वो जाकर चेंज होगी। वो किसके अंदर आएंगी, सारी की सारी चीजें एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगेगी वो आप खुद लगा सकते हो, या फिर जमीन के थ्रू लग सकती है, कंडीशंस के चेंज होने यानी सड़क के चेंज होने से भी लग सकती है, या फिर उसके अंदर खुद ब खुद चेंजेस आ सकती है। तो वो सारी की सारी चीजें जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो तब ही ये चेंज हो सकती है, अदरवाइज कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट वन लिखा हुआ है, नॉन एसिलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम। जो नॉन एसिलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ओनली इन इनर्शियल फ्रेम, न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड्स ओनली इन इनर्शियल फ्रेम्स। मोर फोर्स लीड टू मोर एसिलरेशन, ज्यादा फोर्स होगी तो इसका मतलब होगा कि ज्यादा एसिलरेशन प्रोड्यूस होगी, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। द ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी द हार्डर इट इज चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा उसके मोशन को चेंज करना। जैसे बाइक है, उसको आप इजीली घुमा दो, यानी उसकी शेप घुमा लो, उसकी पोजीशन घुमा लो, तो ये बहुत ज्यादा इजी है। इसी तरह कोई हैवी हमारे पास मशीनरी हो गई, उसको घुमाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगी, ज्यादा जो है हमारे पास हार्डर होगा वो चेंज करने के लिए, उसके स्टेट ऑफ मोशन को यानी उसके मोशन को चेंज करने के लिए। जैसे रोलर वगैरह हो गया, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कितना स्लो चल रहा होता है। तो क्या होती है चीजें, कुछ चीजें हार्डर होती है चेंज करना, जब उनके बॉडी का मास ज्यादा होगा तो हार्डर हो जाती है चीजों के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना।
मोर सिंपल क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, मजीद इंपॉर्टेंट चीज, यानी मोर मास मींस मोर इनर्शिया, यानी ज्यादा मास का मतलब होगा ज्यादा इनर्शिया। ज्यादा इनर्शिया से क्या मुराद है, यानी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, हमारे पास ज्यादा फोर्स लगेगी ज्यादा मास वाली चीज के ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू 1/m। ऊपर हमने क्या किया, ए प्रोपोर्शनल टू एफ। ए प्रोपोर्शनल टू एफ क्यों कहा, क्योंकि एक चीज जा रही है, उसके लिए अगर हमने जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ क्यों लिखा, यहाँ पर हमने चीजें देखी कि भाई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट के अंदर है या फिर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो उसी के साथ ही मूव करेगा। अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो तभी उसकी जो चीज है वो मूव करेगी, यानी मजीद चेंज हो सकती है, अदरवाइज वो उसी रिदम के साथ चलता रहेगा। तो हमने कहा कि जो मोर फोर्स होगी वो मोर एक्सीलरेशन की तरफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लीड करेगी। यानी ज्यादा फोर्स का मतलब होगा ज्यादा फोर्स किसी चीज के ऊपर लगाई तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेगी। ज्यादा जो है वो मास होगा तो इसका मतलब है क्या होगा, मोर मास मींस मोर इनर्शिया, यानी ज्यादा मास होगा तो उसका मतलब है ज्यादा इनर्शिया चाहिए होगा, ज्यादा हमारे पास एक्सीलरेशन लगेगी या ज्यादा चीजें लगेंगी उसको मूव करने के लिए। तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/m और ए प्रोपोर्शनल टू एफ, ये दो चीज पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि ए इक्वल टू है एफ अपॉन एम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए जो है वो लिख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, एफ इक्वल टू एम ए, हमारे पास ये रिलेशन पूछा जा सकता है कि भाई बताओ एफ इक्वल टू एम ए क्या है। ये एक रिलेशन है किन के दरमियान, तो ये तीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज के दरमियान ये एक रिलेशन है जो कि एम और ए एंड एफ है। एम ए एंड एफ के दरमियान ये एक इंडिपेंडेंट रिलेशन है। इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट रिलेशन है। एफ इक्वल टू एम ए के कितने रिलेशन है, तीन इंडिपेंडेंट रिलेशन है, यानी एम ए और एफ अलग अलग। एम से मुराद मास, ए से एक्सेलरेशन और एफ से फोर्स, तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, इनके दरमियान हर एक अलग अलग रिलेशन है। एक्सेलरेशन इज मेजर्ड फ्रॉम ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि हम एक्सेलरेशन को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन इज मेजर्ड फ्रॉम ऑब्जर्विंग, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं किस चीज को ऑब्जर्व करके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ऑब्जर्व करके। मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास क्या हमारे पास मेजर है द अमाउंट ऑफ मैटर बॉडी के अंदर जो मौजूद है। फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटी, अ स्ट्रेच स्प्रिंग, रिपल्लियन ऑफ टू चार्जेस ETC विल बी डिस्कस लेटर, यानी ये चीजें बाद में देखेंगे तो हमने भी इसको छोड़ देना है। टू आइडेंटिकल कार्स हैव ट्वाइस द मास ऑफ अ सिंगल वन, तो ये भी एक एग्जांपल दी है कि मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। नेक्स्ट क्या है, फोर्स इज डायमेंशन ऑफ डैश। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, मास और एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। वो चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, डायमेंशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो वो उसके फॉर्मूले के थ्रू हम इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। अब जैसे फोर्स का क्या फॉर्मूला है, मास और एक्सीलरेशन, तो मास के लिए हम क्या लिखते हैं, डायमेंशन के अंदर कैपिटल M लिखते हैं, एक्सीलरेशन के अंदर क्या लिखते हैं, तो LT-2 लिखेंगे। तो इन दोनों को करेंगे हम आपस में, और जो प्लस एडिशन होती है वो किस तरह से होती है, इसकी मान के चलो कुछ और वैल्यू, इसकी कुछ और वैल्यू, पावर को आपस में किस तरह लिखते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं डायमेंशन के अंदर आपको बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर हो सकता है मैं लिंक भी दे दूं, अगर मैंने बनानी हुई तो वहां पे मैं लिंक भी दे दूंगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, डायमेंशन इसी तरह से बन जाएगी। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू MLT⁻² हो जाएगा। इन द एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज द यूनिट। आपसे एक यूनिट पूछा जा सकता है, हम ये इस लेक्चर के अंदर कौन से मेथड को पढ़ेंगे, एमकेएस सिस्टम, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये सिस्टम और इसका फुल फॉर्म दोनों पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम है, और इस सिस्टम के मुताबिक जो फोर्स का यूनिट है वो क्या होता, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और सिंबल क्या है, कैपिटल N होगा। और एक न्यूटन कितने के इक्वल होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है यहाँ से कि एक न्यूटन किसके इक्वल होता है, एक न्यूटन की इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है 1 न्यूटन। फोर्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, फोर्स इंटरनल भी हो सकती है या फिर एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्सटर्नल से मुराद क्या हो सकती है, कोई चीज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको आप पीछे से धक्का दो, सही है, एक्सटर्नल फोर्स हो गई। जैसे गाड़ी खराब हो गई, बाहर से धक्का दे रहे हो, खुद दे रहे हो ना, अंदर से काम नहीं कर सकती खुद, तो क्या कर रहे हो, बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ताकि वो मूव कर सके, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई। इंटरनल फोर्स क्या हो गई, जब आप खुद जो है अपने ऊपर जो है वो काम करो, जैसे आप जो है खड़े हो एक जगह पर और खुद ही जो है अंदर से एक चीज आ गई, मान के चलो अब आप दौड़ना चाह रहे हो, तो अब दौड़ रहे हो, तो ये क्या है, एक इंटरनल है। या फिर आप रुक गए और पीछे से लोग आपको धक्के दे कर जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। चीज क्लियर हो गई, इससे सिंपल नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एटम्स विद इन अ ब्लॉक ऑफ वुड आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज। तो वो जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी एटम्स के दरमियान किसी भी ब्लॉक के अंदर जो होती है, वुड के ब्लॉक ऑफ वुड के अंदर,
तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल फोर्स कहलाएगी। यानी आपस में जो फोर्स होगी उनकी किसी भी ब्लॉक के अंदर, वुड के ब्लॉक के अंदर, वो इंटरनल फोर्स कहलाएगी। तो ये आपसे म्यूचुअल अट्रैक्शन के बारे में, ये एटम की चीज अलग से पूछी जा सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सी फोर्स होगी, वुड के ब्लॉक के अंदर जब मुख्तलिफ एटम्स आपस में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है उनकी, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनल फोर्स कहलाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, इन द एप्लीकेशन F इक्वल टू ma, रिमेंबर दैट F स्टैंड फॉर टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड अपॉन द बॉडी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जो F है, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद तो फोर्स तो है, लेकिन कौन सी फोर्स, वो टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो कि इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। नेक्स्ट है फोर्सेज आर वेक्टर। फोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। सो दे मस्ट बी एडेड वेक्टोरली। तो हमारे पास फोर्सेज जो वेक्टर होते हैं, तो इनको हमने वेक्टोरली ऐड करना है। इस तरह से वेक्टोरली का मतलब होता है इस तरह, F1 प्लस F2 प्लस F3 इसी तरह चलता जाएगा, जितने फोर्सेस होंगे उसको हमने वेक्टोरली का मतलब होता है इस तरह से ऐड करना। तो इससे क्या मुराद हो गया कि हमारे पास जो कंपोनेंट x डायरेक्शन में होंगे उनको हमने सेपरेटली ऐड करना है, और जो y डायरेक्शन में होंगे उनको हमने सेपरेटली ऐड करना है। तो वेक्टोरली का मतलब ये हो गया कि जो x कंपोनेंट है x डायरेक्शन में उनको अलग करना है, जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट है उनको अलग करना है, z वालों को अलग करना है। यानी हर एक डायरेक्शन को अलग अलग हमने ऐड करना है। वेक्टोरली का मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैलीलियो हैज एस्टेब्लिश्ड दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हेन ही ड्रॉप डिफरेंट मासेस फ्रॉम द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा। यानी किसने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया था, जब इसने कोई चीज़ डिफरेंट मासेस जो है वो फेमस टावर, यानी कौन सा टावर था, पीसा टावर से मुख्तलिफ चीज़ों को, अलग अलग वेट्स के, अलग अलग मास की चीज़ों को जो है वो पीसा टावर से फेंका था। तो ये किसने एस्टेब्लिश किया था, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, गैलीलियो ने किया था। ये नाम आपको याद होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट है। The weight of the body is the force which gravity exert upon it। जैसे W इक्वल टू mg हो गया। मास एंड वेट आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट क्वांटिटीज। जो वेट है W, वो हमारे पास क्या है, वो फोर्स है जो ग्रेविटी हमारे पास लगा रही है अपॉन इट, और वो इक्वल किसके होगा, W इक्वल टू mg। मास और वेट जो वो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है। तो यहाँ पर आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि मास और वेट के दरमियान डिफरेंस बताओ, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो आप क्या बताओगे, वो चीजें भी आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर मास और वेट मौजूद है। तो मास का आप ये लिख सकते हो कि मास क्या हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेट क्या हमारे पास, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने क्या लिख देना है, टोटल आपने 4 से 5 पॉइंट याद रख लें, कम से कम 3 अगर शॉर्ट में पूछे, वैसे पूछेंगे ज्यादातर शॉर्ट के अंदर ही, लेकिन अगर लॉन्ग के अंदर पूछे तो 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपने ये लिख देना है कि जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह जो है हमारे पास ये लिख सकते हो कि जो यूनिट होता है मास का वो केजी होता है, या फिर ग्राम लिख सकते हैं। इसी तरह जो यूनिट होता है वेट का, वो क्या हो सकता है, वो न्यूटन होगा। तो ये दो चीजें यहाँ से हो गई, एक हमारे पास उसकी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, उसके बाद दूसरी चीज उसका यूनिट लिख दिया। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मास कैन नेवर बी जीरो। तो ये करेक्ट बात है कि मास कभी जीरो नहीं हो सकता, चाहे उसको आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई आला मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई वेट नहीं होगा, उसका कोई ना कोई वेट है, बस आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो वो अलग बात है। तो मास हमारे पास कभी भी जीरो में नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। वेट कैन बी जीरो बेस्ड ऑन द ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन इट। और बल्कि वेट जो हमारे पास वो जीरो हो सकता है, ये बेस करता है जो ग्रेविटी उसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो वेट डिपेंड करता है कि वो जीरो के ऊपर वो जीरो ही होगा। वेट कैन बी जीरो, यानी वो जीरो हो सकता है, बस इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसके ऊपर ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है, बेस्ड करते हैं उसके ऊपर। लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कोई ना कोई मास जरूर होगा ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट क्या हमारे पास, मास डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन लोकेशन। अगर हम कोई लोकेशन चेंज करेंगे मास का, यानी जो भी मास है वो चेंज नहीं होगा लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन चेंज करोगे तो मास फिर भी वही रहेगा जो इनिशियल कंडीशन में है। कोई 20 kg की चीज है तो वो 20 kg की ही रहेगी, यानी वो चेंज नहीं होगी लोकेशन चेंज करने से। लेकिन वेट चेंजेस बेस्ड ऑन लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी इट एक्सपीरियंसेस। वेट जो वो ग्रेविटी के ऊपर ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, और ग्रेविटी की जब बात होगी तो इसका मतलब है जमीन से बाहर भी चले जा सकते हो, यानी अर्थ के अलावा भी बात हो सकती है। तो अर्थ के अलावा जब मून पे जाओगे तो वहां पे ग्रेविटी अलग होगी, तो वहां पर वेट जो है वो फर्क पड़ जाएगा वेट के ऊपर। लेकिन मास क्या है, मास वही होगा, वेट के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि मास को ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास वही होगा। जो 20 kg यहाँ पर है वहां पे भी वही 20 kg होगा, बस वेट के अंदर जो चीज है वो फर्क होगी, क्योंकि ये ग्रेविटी इसके ऊपर जो एक्ट कर रही होगी उसके मुताबिक ये अपनी चीजें बताता है।
मास इज मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी वेटिंग स्केल। जो मास होता है हमारे पास उसको हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, या ऑर्डिनरी वेटिंग स्केल के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, जबकि वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि वेट को हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, और मास को मेजर करते हैं ऑर्डिनरी वेटिंग स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। तो ये एक 5 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है और इनको आपने याद रख लेना है कि मास और वेट का जो है हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, इनको आपने याद रख लेना है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ यू यूज अ स्प्रिंग बैलेंस टू वेट अ किलो ऑफ ग्रेप्स ऑन अर्थ द सेम ग्रेप्स वुड वेट ओनली डैश ऑन द मून। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जा रही है कि अगर हम जो स्प्रिंग बैलेंस को यूज करेंगे, और स्प्रिंग बैलेंस किसके लिए यूज करते हैं, वेट के लिए यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, वेट ऑफ किलो ऑफ, यानी वेट क्या होगा हमारे पास, जो किलो ऑफ ग्रेप्स होंगे अर्थ के ऊपर, तो वही सेम ग्रेप्स अगर हम ले जाएं मून के ऊपर, तो ऐसी सूरत में उसका वेट कितना होगा, तो वेट हमारे पास 1/7 किलो होगा मून के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है, न्यूटन की थर्ड लॉ के बारे में बात हो रही है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी दीवार के ऊपर बॉल फेंका तो वापसी वो वही सेम उसके साथ आपके मुंह के ऊपर वापसी गिरेगा अगर आप कैच नहीं करते। यानी जो भी आपने एक्शन किया वापसी में रिएक्शन मिलेगा। किसी को थप्पड़ मारोगे वो दूसरे गाल पे वही रिएक्शन देगा, मार देगा। मोर प्रीसियसली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं FAB इक्वल टू -FB है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेयर FEB वो क्या है, वो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं हम बॉडी B के ऊपर अपॉन A, वेयर FBA इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉडी A अपॉन B। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह हम ऊपर बाकी चीजें देख चुके हैं कि भाई FBA क्या है, FBA हमारे पास वो फोर्स है जो कि एग्जर्ट कर रही है बॉडी A B के ऊपर कर रही है। यानी यहाँ पर BA लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो A बॉडी है वो फोर्स एग्जर्ट कर रही है B के ऊपर। इसी तरह अगर हम A एग्जर्ट फोर्स कर रही है B के ऊपर तो हम लिख देंगे A अपॉन B। इसी तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर AB लिखा हुआ है तो इसका मतलब है B एग्जर्ट करेगी फोर्स किसके ऊपर, A के ऊपर। तो AB लिखा हुआ है तो B A के ऊपर करेगी। जब BA लिख दें तो इसका मतलब है A B के ऊपर करेगी। यानी राइट साइड से आपने फोर्स का अंदाजा लगा देना है तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Two bodies, if it is completely isolated from the surrounding, would have a net force acting upon it because the net force acting upon the both bodies would be FAB plus FBA not equal to 0। वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात हो रही है कि हमारे पास एक सूरत है, यानी एक केस है जिसके अंदर कोई भी दो बॉडीज है, इफ इट इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड, और वो दोनों बॉडीज जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। सराउंडिंग से वो कम्प्लीटली दोनों बॉडीज जो है वो सराउंडिंग जो है वो उनकी क्या है, आइसोलेटेड है। ऐसी सूरत में उसके ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट करेगी, और जो नेट फोर्स वो इसके ऊपर एक्ट कर रही है दोनों बॉडीज के ऊपर वो किसके इक्वल होगी, यानी वो, और जो नेट फोर्सेस उन दोनों के ऊपर एक्ट करेगी वो क्या है, FAB और FBA है। तो ऐसी सूरत में ये दोनों नेट फोर्सेस किसके इक्वल होंगी, तो आपने याद रखना है वो दोनों फोर्सेस 0 के इक्वल नहीं होगी, बल्कि वो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, नॉट इक्वल टू 0 होंगी। तो ऐसी सूरत में जो दोनों नेट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वो क्या होंगी, वो नॉट इक्वल टू 0 होंगी, यानी इक्वल के 0 के इक्वल नहीं होंगी, नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यहाँ से ये एक शॉर्ट के अंदर आपसे ये रीजन पूछा जा सकता है, और रीजन बुक के अंदर जितने भी लिखे हुए हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 to 18 रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछे जाते हैं, और लॉन्ग के अंदर आपसे MCQs पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, और बाकी डेरिवेशन वगैरह भी आपसे लॉन्ग के अंदर पूछी जाती हैं। अगर एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा इक्वल ही होगा, देन व्हाई डज द बॉडी एक्सिलरेट एट ऑल। जब एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल है तो ऐसी सूरत में जो बॉडी है वो हम एक्सिलरेट क्यों करती है। स्टूडेंट आर ऑफन कंफ्यूज बाय दिस टेस्ट। ये हमारे पास स्टूडेंट के द्वारा जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जब एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल है तो ऐसी सूरत में बॉडी एक्सिलरेट ही क्यों करती है। इसका आंसर आपने देना है, और ये आपसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर उन्होंने क्या लिखा है, इन कंसीडरिंग द एक्सिलरेशन ऑफ अ बॉडी यू मस्ट कंसिडर ओनली द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अपॉन दैट बॉडी। अगर आपने एक्सिलरेशन को कंसीडर करना है किसी बॉडी का तो आप पहले किस चीज को कंसीडर करो, नेट फोर्स को कंसीडर करो जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। जैसे एग्जांपल दी है उन्होंने, अर्थ पुल्स अ स्टोन टुवर्ड्स इट एंड कॉजेज इट टू एक्सिलरेट बिकॉज देयर इज अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द स्टोन। तो जो अर्थ हमारे पास किसी भी स्टोन को खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ जो हमारे पास स्टोन पड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर तो वो खींच रहा है अपनी तरफ, तभी वो पड़ा हुआ है, अदरवाइज उड़ रहा होता। इट एंड कॉजेज इट टू एक्सिलरेट, और वो इसी वजह से इसको कॉज कर रही है कि वो एक्सिलरेट कर सके, क्योंकि वहां पर हमारे पास नेट फोर्स मौजूद है जो कि उस स्टोन के ऊपर एक्ट कर रही है। इसी तरह उन्होंने न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात की, द स्टोन ऑल्सो पुल्स द अर्थ टुवर्ड्स इट एंड दिस कॉजेज द अर्थ टू एक्सिलरेट टुवर्ड्स द स्टोन।
दूसरा उन्होंने क्या कहा कि न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है, जो स्टोन है वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्शन दिखा रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ अर्थ कसूरवार नहीं है, उसको खींच रहा है स्टोन को। जो हमारे पास वो स्टोन है वो भी अपनी थोड़ी बहुत वो कशिश दिखा रहे हैं अर्थ को, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन बन के दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो क्या हमारे पास इसी वजह से वो क्या हो रही है, एसिलरेट कर रही है अर्थ के तरफ। However, because the mass of Earth is so large, we are only able to see the acceleration of the stone. तो क्योंकि हमारे पास जो मास है अर्थ का वो बहुत ही ज्यादा है, तो यही जो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम जो है वो वी आर नॉट एबल टू सी द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, जिसकी वजह से हम स्टोन के एक्सेलरेशन को नहीं देख पा रहे, एंड नॉट दैट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का जो है हम देख पा रहे हैं और जो एक्सेलरेशन जो स्टोन की हम उसको नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है और स्टोन जो है हमारे पास अर्थ के मुकाबले में बहुत ही छोटा होगा, चाहे वो बहुत ही छोटा है या फिर बहुत ही बड़ा पहाड़ ही समझ लो। लेकिन क्या है हमारे पास, बल्कि यहाँ पे तो स्टोन की बात हो रही है, पहाड़ को क्यों लेकर आएंगे। तो स्टोन को आप लेके चलो, तो अर्थ बहुत ही बड़ा है, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर मुख्तलिफ काफी सारे स्टोन पड़े हुए, तो स्टोन की जो एक्सेलरेशन है वो हमें नहीं दिखेगी एज कम्पेयर टू अर्थ क्योंकि बहुत बड़ा है। यहाँ तक लेक्चर नंबर 4 कवर हो चुका है। इतने डिटेल में समझाने का मकसद यही है कि आपके पास काफी सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हैंडआउट्स के अंदर वो सारे के सारे कवर हो जाएं। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 5 और ये इसी के अंदर जो लास्ट लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 1 to 5 यहाँ इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। बाकी जो लेक्चर्स होंगे वो नेक्स्ट 1-2 पार्ट मजीद बनेंगे, क्योंकि मैं समझ रहा था इसको एक में ही कवर कर दूं, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल ना हो जाए। चलो देखते हैं इसका क्या बनता है। तो लेक्चर नंबर 5 आ चुका है हमारे पास। F = ma लिखा हुआ है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। इज दैट इज इफ F = 0, अगर हमारे पास F जो है F = ma फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास अगर ये फोर्स जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगी, तो इस सूरत में जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर F 0 के इक्वल हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन भी इसी सूरत में 0 के इक्वल ही होगी। तो हमारे पास क्या है, फॉर एनी बॉडी दैट इज नॉट एक्सिलरेटिंग द सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट मस्ट वेनिश। तो इससे हम एक और पॉइंट ले सकते हैं कि भाई जब कोई भी बॉडी एक्सिलरेट नहीं कर रही, तो इसी सूरत में जो सम ऑफ ऑल फोर्सेज, जो जितना भी सम होगा यानी जितने भी टोटल फोर्सेज हैं उस चीज के ऊपर एक्ट कर रही हैं उसको खत्म हो जाना चाहिए, यानी इट मस्ट वेनिश। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये कोई भी स्टोन है रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, कोई भी स्टोन जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, पेंसिल बैलेंस्ड, ये सारी की सारी एग्जांपल्स क्या है इक्विलिब्रियम की है। ये आपसे एज अ MCQ पूछी जा सकती है। आपसे पूछेंगे कि भाई इनमें से एग्जांपल्स इक्विलिब्रियम की कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है, तो आपको बोल देंगे स्टोन ऑन द रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, अ पेंसिल बैलेंस्ड ऑन योर फिंगर, लेडर प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, या एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। इनमें से कोई 3 उठा लेंगे, चौथा कोई अलग से लिख देंगे। आपसे पूछेंगे इनमें बताओ इक्विलिब्रियम की कौन सी एग्जांपल नहीं है, तो आपने नहीं वाली पे क्लिक कर देना है। और अगर पूछेंगे कौन सी है, तो इनमें से आपको ये याद होनी चाहिए। फिर भी एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, अ स्टोन थ्रोन, एग्जांपल ऑफ सिस्टम आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम के आउट होगी तो वो एग्जांपल कौन सी होगी, अ थ्रोन upward that is at its highest point, a plane diving downwards, a plane diving downwards, a car at rest whose driver has just stepped on the car accelerator। ये सारे एग्जांपल क्या है, आउट ऑफ इक्विलिब्रियम की है, और ये एग्जांपल किसकी है, इन इक्विलिब्रियम की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपको एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का पता है, तो ऐसी सूरत में क्या है हमारे पास इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना फोर्स को दैट कॉजेज इट टू एक्सेलरेट। अगर आपको किसी बॉडी के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, तो ऐसी सूरत में अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो फाइंड आउट करना इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इफ यू नो द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, अगर आपको किसी बॉडी के एक्सेलरेशन के बारे में पता है, तो ऐसी सूरत में फोर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा जो कि इसको एक्सेलरेट कर रही है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एज इट इज आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, फॉर अ मासलेस रोप विच मे बी अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन इन मेनी सिचुएशन, द टेंशन इज द सेम एट एवरी पॉइंट अलोंग द रोप वाई। अगेन ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोई मासलेस रोप है उसके बारे में बताओ। वो क्या है हमारे पास जो टेंशन होगी वो सेम होती है हर एक पॉइंट पे। ऐसा क्यों है, रोप के अंदर टेंशन जो है वो हर एक पॉइंट पे सेम क्यों होती है? ये हमारी जो इंसानों की टेंशन होती है उसके बारे में बात नहीं हो रही, रोप के ऊपर जो टेंशन लग रही है उसके बारे में बात हो रही है कि हर एक पॉइंट पे जो टेंशन है वो हमारे पास सेम क्यों है, एक ही टेंशन क्यों हर जगह पे हमारे पास है। ये आपसे वाई रीजन करके पूछा जाएगा, तो ये रीजन आपने लिख देना है कि बिकॉज इफ यू टेक वेरी स्मॉल एनी स्मॉल स्लाइस ऑफ द रोप इट वेट्स नथिंग or very little, so if the force on one side of the slice was any different from the force on the other side, it would be accelerating hugely. All this was for the ideal
rope which has no mass it never breaks, but this idealization if often good enough। तो इसको आपने एज इट इज बस लिख देना है, इसको आपने मजीद सिंपल बना लेना है। इन्होंने कुछ ज़्यादा यहाँ पर खिचड़ी बना दिया। अब बस आप ये सिंपल सा चीज़ लिखोगे कि अगर कोई भी मासलेस रोप है, इसका सिंपल सोल्यूशन अगर मुझे मिलता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, तो इसका आंसर मेरे पास अभी मिल चुका है, जो कि एक सिंपल और इजी आंसर है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी, आ जाएगी इजीली। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, फॉर अ मासलेस रोप इन एनी सिचुएशन द टेंशन इज द सेम एट एवरी पॉइंट अलोंग द रोप। यानी जो रोप होता है उसके अंदर हमारे पास, यानी ये रोप मान के चलो ये रोप है, और इस रोप के अंदर जो टेंशन है हर एक पॉइंट पे, मान के चलो कोई नीचे टैंक वगैरह है, उसके अंदर आप जो उससे पानी निकाल रहे हो, और ये अंडरग्राउंड टैंक हो गया, ठीक हो गया, ये जिस चीज़ के साथ आप जो है पानी निकालना चाह रहे हो, और ये टैंकर फुल भरा हुआ है, और ये वो रोप है जो कि आपने बाहर पकड़ा हुआ है, ये आप हो, सही है, ये आप हो, इसका आपने इसको पकड़ा हुआ है, सही है, टैंक के साइड पे खड़े हो, यहाँ से पानी आप खींच रहे हो इस रोप के थ्रू। अब आपसे बोल रहे हैं कि जो टेंशन यहाँ पर है, इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे, वो टेंशन क्या है, वो सेम है, ऐसा क्यों है, वो चीज़ आपने बतानी है। वो चीज़ आप कैसे बताओगे, वो चीज़ आप जो है इसके अंदर बताओगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि फॉर इन अ मासलेस रोप द टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट बिकॉज, जो मासलेस रोप होती है हमारे पास, उसके अंदर जो टेंशन होगा वो सेम होगा हर एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास उसका जो वेट है, देयर इज़ नो वेट, हमारे पास जो वेट है वो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, वो उसको देख लेते हैं। टू कॉज वेरिएशन इन टेंशन, यानी हमारे पास कोई भी वेट या फिर मास नहीं है जो कि उसकी वेरिएशन के अंदर कोई भी इफेक्ट लेकर आए टेंशन के अंदर। इट्स लाइक पुलिंग अ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग इसको बोलेंगे। द फोर्स यू अप्लाई इज द सेम थ्रू आउट द इंटायर स्ट्रिंग, यानी जो फोर्स आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो वही सेम फोर्स जो होगी हमारे पास यहाँ तक, जितनी भी ये स्ट्रिंग है इसके अंदर, यानी ये रोप है इसके अंदर पूरी की पूरी वही सेम स्ट्रिंग जो है वो होगी, यानी वही सेम टेंशन होगा। जो फोर्स यहाँ पर है वो भी यहाँ पर भी होगी, यानी किसी भी पॉइंट पे आप लेके जाओगे उतनी ही होगी, यानी जिस चीज़ को जितना खींचोगे यानी वही चीज़ हो गई, सेम चीज़ें, उसको मुताबिक ही आपने सारी की सारी चीज़ें करनी होगी। यानी यहाँ से रोप है यहाँ तक, अब इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स को फाइंड आउट करना है, टेंशन को फाइंड आउट करना है, वो सेम ही होगी, क्योंकि आप फोर्स तो यहाँ से लगा रहे हो ना, चीज़ सेम। इसको सिंपल आंसर ये है कि ये चीज़ है, ये चीज़, इसको फोर्स यहाँ से दे रहे हो ना, ये तो पूरी एक ही चीज़ है, तो वही सेम होगी इसके अंदर। यहाँ से खींच रहे हो ना, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ये अलग अलग तो नहीं है कि इस पे यहाँ इतनी है, इस पे इतनी है, उस पे इतनी है, तो ये अलग अलग तो नहीं होगी, चीज़ तो एक ही है, ये एक ही चीज़ है, एक ही स्पीड के साथ है, एक ही फोर्स के साथ है जो आप लगा रहे हो इस रोप के ऊपर, तो वही चीज़ तो सेम लग रही है ना इसके ऊपर। यहाँ से आप फोर्स दे रहे हो, खुद चेक कर लेना। तो क्या होगा, आप जहाँ से फोर्स दे रहे हो जितना दोगे टेंशन उतना होगा रोप के ऊपर, वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि रोप एक ही है, अलग अलग पीसेस में तो नहीं है ना रोप। अगर अलग अलग होता या फिर मुख्तलिफ जगहों पे होता, वेट अलग अलग, बंदे ने अलग अलग चीज़ों को खींच रहे हैं और हर एक का टेंशन अलग अलग होगा, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब दूसरा टैंक बना लो, उसके अंदर दूसरा बंदा लगा लो, सही है, उसने उसको हाफ भरा हुआ है, सही है, इसको उन्होंने हाफ भर दिया, यानी इतना भर दिया, उस जिसको वो खींच रहा है, जिस टैंक से पानी निकाल रहा है उसको हाफ उसने भर दिया। अब यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा, अब इसकी टेंशन जो इतनी है इसकी भी इतनी है, उस रोप के अंदर तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पे जितनी लगेगी वो अगर उसने फुल भर दिया, उस पानी के उस जिससे वो पानी खींच रहा है उसको फुल भर दिया, तो यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा वो अलग होगी, इसी वजह से टेंशन भी अलग अलग होगी। सॉरी, टेंशन सेम होगी रोप के अंदर, इसके मुकाबले में टेंशन अलग होगी, इसकी टेंशन अलग होगी, इसकी अलग होगी, लेकिन रोप के अंदर सेम होगी सबकी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से सिंपल सी ये चीज़ बतानी थी, इसको खींचोगे। बाकी ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी चीज़ें, अगर नहीं आई तो क्या ही कर सकते हैं। ये चीज़ आपने लिख देनी है, फॉर अ मासलेस रोप द टेंशन इज द सेम एट एवरी पॉइंट। कोई भी मासलेस रोप होगा तो टेंशन सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि देयर इज नो वेट टू कॉज वेरिएशन इन टेंशन, क्योंकि कोई वेट नहीं होता जो कि वेरिएशन के अंदर कोई टेंशन क्रिएट करे। इट्स लाइक पुलिंग अ स्ट्रिंग, ये हमारे पास एक पुल स्ट्रिंग को पुल करना, या फिर फोर्स जो कि आप अप्लाई करते हो वो हमारे पास थ्रू आउट द एंटायर स्ट्रिंग सेम रहेगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, when two bodies rub against each other, जब दो बॉडीज हमारे पास रब करती हैं अगेंस्ट ईच अदर, फ्रिक्शनलेस फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी सेपरेटली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, इस सूरत में फ्रिक्शनलेस फोर्स एक्ट करती है बॉडी के ऊपर सेपरेटली, यानी हर एक के ऊपर अलग अलग करती है, अगेंस्ट इट्स डायरेक्शन, यानी अगेंस्ट उसके डायरेक्शन के, या इसे कि आई एक्ट्स टू स्लो डाउन द मोशन, यानी वो मोशन को स्लो डाउन कर देती है।
नेक्स्ट क्या लिखा है, द हार्डर यू प्रेस टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर द ग्रेटेस्ट द फ्रिक्शन, यानी जितना ज्यादा आप किसी दो चीजों को आपस में रब करोगे या दो चीजों को आपस में टकराओगे या जो भी करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू, MEU, म्यू। ये यू जो लिखा हुआ यू नहीं है, ये क्या है, म्यू है, ये नीचे से इस तरह होगा, इसको बोलते हैं F इक्वल टू म्यू एन, जहां पर जो एन है हमारे पास वो फोर्स है जिसके साथ हम प्रेस कर रहे हैं दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट, और जो क्वांटिटी म्यू है, यू जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं म्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो अब इसलिए क्या हमारे पास इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही बोलते हैं, लेकिन जो सिंबल है इसको क्या बोलेंगे, म्यू बोलेंगे। इट इज लार्जर फॉर रफ सर्फेसेस, और ये जो म्यू है यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कब लार्जर होता है, रफ सरफेस के लिए लार्जर होता है, और स्मॉल सरफेस के लिए क्या होता है, स्मॉल होता है। कब स्मॉल होता है, स्मूथ सरफेस के लिए, यानी जब स्मूथ सरफेस होगा तो स्मॉल होगा, जब रफ सरफेस होगा तो लार्ज होगा। कौन लार्ज होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कब लार्ज होगा, जब सरफेस रफ होगा। स्मॉल कब होता है, जब सरफेस स्मूथ होता है। F इक्वल टू म्यू एन इज इन एम्पेरिकल रिलेशन, और आपसे ये चीज भी पूछी जा सकती है कि भाई यहाँ पे बताओ F इक्वल टू म्यू एन, इसमें जो ये कौन सा रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिलेशन है, एम्पेरिकल रिलेशन है, एंड होल्ड्स ओनली अप्रोक्सीमेटली। ये फालतू की लाइन है, इसको आपने छोड़ देना है। F इक्वल टू म्यू एन कौन सा रिलेशन है, एम्पेरिकल रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय रफनेस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, जो फ्रिक्शनेस हमारे पास फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है यानी कॉज होती है रफनेस के थ्रू, हमारे पास किस लेवल पे होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है। अगर आप जो है देखते हो किसी भी सरफेस को पावरफुल माइक्रोस्कोप के साथ, तो हमारे पास जो है आप देखोगे कि अनइवननेस या फिर जेगेडनेस आप इस तरह से देखोगे, तो हमारे पास फ्रिक्शन जो है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी होती है। यानी ये देख रहे हो फ्रिक्शन अलग अलग हमारे पास अलग अलग जो है आपको इस तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इस तरह से चीजें नजर आएंगी। हालांकि ये देखो प्लेन जगह पे उन्होंने क्या लिखा है, एक डब्बा रखा हुआ है जो कि हर जगह से आपको सेम नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्रिक्शन जो है आप देख सकते हो, हालांकि सारी चीजें सेम नजर आ रही है, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा तो वहां पर भी फ्रिक्शन पाई गई। यानी यहाँ पर हमारे पास जो है दोनों चीजें आपस में टकरा रही है, तो वहां पर भी फ्रिक्शन जो है प्रोड्यूस हो रहा होगा, यानी नजर नहीं आ रहा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आप देखोगे तो फ्रिक्शन वहां पर भी आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट ये लास्ट हमारे पास है 10 पॉइंट के अंदर लेक्चर नंबर 5 का। देयर इज अ जनरल प्रिंसिपल बाय विच यू सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। फॉर इक्विलिब्रियम द सम ऑफ फोर्सेज इन एवरी डायरेक्शन मस्ट वैनिश। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर जो सम होगा तमाम फोर्सेज का किसी भी डायरेक्शन के अंदर, उसको लाजमी वैनिश करना है आपने। और ऐसी सूरत में Fx Fy इक्वल टू Fg किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यू मे ऑलवेज चूज द एक्स वाई जी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर कन्वर्जेंस, तो कन्वीनियंस, तो आप कोई भी डायरेक्शन जो है वो चूज कर सकते हो एक्स वाई जेड, जो आपके जो है इजी हो आपके लिए, जो आप यूज करना चाह रहे हो। तो ये फालतू की लाइन है, इसको हमने बस इग्नोर कर देना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, फॉर इक्विलिब्रियम जो सम ऑफ फोर्सेज होती है किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो लाजमी वेनिश होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि Fx इक्वल टू Fy इक्वल टू 0। यू कैन चूज द डायरेक्शन टू बी बिलोंग इन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। तो क्या हमारे पास, सो फॉर एग्जांपल एज इन द लेक्चर प्रॉब्लम डीलिंग विद द बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन, यू कैन चूज द डायरेक्शन टू बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन। अगर कोई भी बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है इंक्लाइंड प्लेन में, स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन, तो इस सूरत में आपने कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है, परपेंडिकुलर चूज करनी है उस सरफेस के अकॉर्डिंग। तो अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपने वो डायरेक्शन जो है वो चूज करनी है। तो यहाँ तक लेक्चर नंबर 5 कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट भी लेक्चर यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो काफी लंबी हो चुकी है, 1+ आवर हो चुका है, 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो इसके मैं मजीद पार्ट्स बना दूंगा। मुझे तो लगा 1 घंटे के अंदर मैं इस कंप्लीट फिजिक्स को कवर कर लूंगा, लेकिन मुश्किल है। अब आपको मजीद 2 पार्ट्स देखने होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मुश्किल है सारी चीजें कवर करना, और देखना भी पॉसिबल नहीं है, तो इससे ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बन सकती। इसके अंदर आपने तमाम की तमाम चीजें देख ली। लेक्चर नंबर 1 to 5 डिटेल में समझाया, इसीलिए अगर आप वर्चुअल के लेक्चर देखोगे तो उन्होंने एक लेक्चर को घंटे में डिस्कस किया होगा। मैंने 5 घंटों की चीजें आपको 1 घंटे के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, और जितना जितना समझाने के लिए समझा सकता था उतना समझा दिया। अब बाकी जो लेक्चर्स होंगे उनको आप देख सकते हो, यानी 3 घंटे के अंदर आपकी जो है वो फिजिक्स 101 जो हैंडआउट्स है वो आपकी तमाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, और बाकी जितने भी MCQ के लिए देखना है अपने फिजिक्स 101 का, या फिर मजीद इसके पार्ट्स देखने हैं, आपने मान के चलो पार्ट 1 देख रहे हो, पार्ट 2 देख रहे हो, तो आप बाकी लेक्चर्स किस तरह से देखोगे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, हर एक वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होता है।
फिजिक्स 101 देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फिजिक्स 101 प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होगा, उसके ऊपर क्लिक करो, प्लेलिस्ट के ऊपर लेके चला जाएगा। वहाँ पर तमाम वीडियोस जो पहले अपलोड की, जो बाद में अपलोड करूँगा, जो अभी अपलोड की, तमाम वीडियोस वहाँ पर शो हो जाएंगी। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, चैनल के ऊपर सारी की सारी चीज़ें मौजूद है ऑलरेडी, बस आपने उसको देख लेना है डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाकर। अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।